नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, उसका कितना बड़ा इंपैक्ट मार्केट के ऊपर होगा। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की, क्योंकि जून का महीना शुरू हुआ है और गोल्ड की कीमतों में जो तेजी हमने पहले देखी थी, उस तेजी के बाद अब गोल्ड की कीमतें कुछ कम हुई हैं और कल शाम के कारोबार में तो गिरावट बढ़ गई थी, करीब 800 रुपए तक गोल्ड के दाम लुढ़के थे। तो अब सवाल यह है कि पूरे जून के महीने में गोल्ड का भाव क्या रहेगा। क्या जून के अंत तक गोल्ड के दाम और कम हो जाएंगे या दाम बढ़ेंगे, इसी पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भार्गव वैद्य साहब हैं, BN वैद्य एंड एसोसिएट्स के। हमारे साथ सुनील कुमार कटके हैं, हेड ऑफ कमोडिटीज एक्सिस सिक्योरिटीज के। और हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट होंगे, उनसे भी हम समझेंगे कि आगे मार्केट की चाल क्या होगी। वंदना भारती है SMC काउंटरेट की। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। भार्गव साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, क्या जून के महीने में गोल्ड और सस्ता होने की उम्मीद करनी चाहिए? एक थोड़ा सस्ता हो सकता है, जैसे आपने कल रात को भी देखा था। जो इंटरनेशनल मार्केट में हम कहते हैं कि 1680 1680 तक डॉलर टर्म्स में आ सकता है। उसके साथ रुपये में 45,800 का भाव आएगा, जो एक बाई लेवल होगा। लोकल मार्केट में ज्यादा नीचे नहीं आ सकता है, लेकिन ये लेवल आसानी से हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि ज्यादा नीचे नहीं आ सकता है, तो अब एक सवाल यह है भार्गव जी कि जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, जो एक आध महीने के लिए ट्रेड करते हैं गोल्ड में, क्या उनको इस लेवल पे गोल्ड खरीदना चाहिए या जो आपने कहा कि थोड़ा सा करेक्शन आएगा तो उस लेवल का वेट करना चाहिए? एक थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ। एक 45,800 तो अगर आप मैं क्या करें लो आएगा तो 45,900 से भी आपने लेना। 46,000 के नीचे कोई भी रेट मिले वो अच्छा ही रहेगा। 45,900 आप टारगेट कर सकते हैं, वहां से बाइंग शुरू कर देनी चाहिए। और आपको एक महीने के अंत तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक उससे बेटर रिटर्न आपको मिलेंगे ही। वापिस ये भाव स्टडी हो ही जाएगा 46,300 पर। नहीं, वो अभी 46,500 के करीब स्टडी हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो ये साफ राय एक बार आप फिर से सुन लें। भार्गव वैद्य साहब ने आपको बताया कि थोड़ा सा आप अगर पोजिशनल व्यू रखते हैं तो 45,900 के आसपास आप बाइंग इनिशिएट करें। यानी यहां से अगर मार्केट 100-150 रुपए नीचे आता है तो आपके लिए एक पोजिशनल बाई बनेगा और 46,500 तक का टारगेट आपको आराम से महीने के अंत में या जुलाई के पहले हफ्ते में मिल जाएगा। तो ये आपके लिए एक पोजिशनल ट्रेड बन जाएगा। ये आपके लिए गोल्ड पर एक मीडियम टर्म का व्यू आप कह सकते हैं कि है। लेकिन भार्गव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर एक सवाल और। ये तो हो गया पोजिशनल ट्रेडर के लिए व्यू, लेकिन चूंकि अब दुनिया भर में लॉकडाउन में धीरे धीरे रियायतें दी जा रही हैं, कामकाज शुरू हो रहा है, तो ऐसे में क्या फिजिकल डिमांड को लेकर के आपका क्या नया आउटलुक है गोल्ड के ऊपर? फिजिकल डिमांड जो इतने टाइम बंद रही थी वो तो थोड़ी आएगी, मगर हमें स्क्रैप सप्लाई का ज्यादा उम्मीद है। और सब जगह से आपने कुछ बैंकॉक के और थाईलैंड के अलग जगह के वीडियोस भी देखे होंगे, तो स्क्रैप सप्लाई आएगा। जो रिफाइनरी जिसके ऊपर बंद थी वो सब रेडी हो जाएगी। और डोरे का भाव काफी गिर गया था, डिस्काउंटिंग काफी बढ़ गए थे ये पीरियड में, यानी सस्ता गोल्ड आ जाएगा। तो फिजिकल सपोर्ट जो भाव को हो इतना नहीं मिलेगा। इस हिसाब से जो हम नॉर्मल कंडीशन होती थी तो बात करते होते आपसे कि भाई 50,000 क्रॉस हो जाएगा एक महीने में, उसे बदले ये भाव फिजिकल में बाइंग लेवल ये लेवल पे बनती है, मगर भाव इतना भागेगा नहीं। हिंदुस्तान में भी स्क्रैप सप्लाई ज्यादा रहेगी, इसलिए लोकल मार्केट में हम कहते हैं कि भाव जितने नॉर्मल कंडीशन में इंटरनेशनल के लाइन में भी बढ़ने चाहिए उतने नहीं बढ़ेंगे। आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी 46,200 के आजू बाजू रहेगी कांस्टेंट टैक्स के साथ। अच्छा अच्छा, लेकिन आप जब ये बात कह रहे हैं कि स्क्रैप की सप्लाई बढ़ेगी, तब क्या इस बात का खतरा नहीं रहेगा कि गोल्ड के दाम एक बार कम हो जाए, गिर जाए? मैं उतना तो नहीं एक्सपेक्ट करता हूं, बिकॉज उसके लिए काफी प्लानिंग हो चुकी है। एंड
अपनी जो एक्सचेंजेस है वो भी अभी काफी डेप्थ है इसमें कि हम फॉरवर्ड में सब हेज कर सकते हैं, तो वो इमीडिएटली इतना नहीं होगा। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी तभी आ जाएगा कि भैया ये गोल्ड का जो इन्वेस्टर सबसे बड़े हैं, वो सबसे स्मॉलेस्ट इंडियन सोसाइटी के जो फार्मर्स और सब है, उसके लिए कुछ भी सपोर्ट रह जाएगा। काफी प्लानिंग कर दी है सभी एसोसिएशन ने, तो इतना गिर नहीं जाएगा, मगर वो बढ़ने की जो उम्मीद थी वो कम हो जाए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं गिरने की संभावना नहीं रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद भी नहीं रहेगी। एक बैलेंस मार्केट हम देख पाएंगे आगे। ये व्यू भार्गव वैद्य साहब का है गोल्ड के ऊपर। बहुत शुक्रिया भार्गव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड के ऊपर अपनी राय देने के लिए। तो ये तो बात हो गई पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिहाज से, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर को गोल्ड में क्या करना चाहिए? कल की तेज गिरावट के बाद आज मार्केट रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है, दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है। तो सुनील कुमार कटके जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज के मार्केट में गोल्ड में इस लेवल पे बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर क्या ट्रेड लेना चाहिए? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। जैसे भार्गव साहब ने बताया कि एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है। कल का भी मोमेंटम नेगेटिव था क्योंकि इक्विटी मार्केट्स अच्छा खासा रैली दे रही हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं रिस्कियर एसेट में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो इसका जो मुनाफा वसूली जो है गोल्ड में हमको देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे में हाजिर भाव में मुझे लगता है कि 46,050-60 के रेंज में अभी चल रहा है गोल्ड, तो यहाँ पे एक सेल इनिशिएट करना चाहिए। 46,250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 45,800 से लेके 45,600 तक का इंट्राडे रेंज जो है आज डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। ओके, तो पहला टारगेट 45,800 नोट कर लें आप। दूसरा टारगेट 45,600, ये सुनील कुमार कटके जी का व्यू है कि आपको गोल्ड में आज बेचना है और बेचकर आप ट्रेड कर सकते हैं और ये आपको लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो आपने इंट्राडे की कॉल दी। पोजिशनल भी लगे हाथों बता पाएंगे आपका पोजिशनल व्यू क्या है गोल्ड में? अगर मान लीजिए ठीक है महीने के आखिर तक के लिए नहीं, लेकिन 5-10 दिन के लिए ट्रेड किया जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए पोजिशनली क्योंकि फंडामेंटल्स तेज हैं, जैसे यूएस चाइना के रिलेशनशिप ऑल टाइम लो पे हैं, और अगर हम देखें तो सेंट्रल बैंक्स ने सारे इंटरेस्ट रेट्स घटा के रखे हैं, तो ये जो रैली हमको इक्विटी में देखने को मिल रही है कितना सस्टेनेबल है ये देखना जरूरी है। और जहां तक इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात हो रही है, सिविल अनरेस्ट की बात हो रही है और हांगकांग के प्रति जो यूएस का स्टांस है वो बात हो रही है, तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड जो है बाय ऑन डिप्स का ही स्ट्रेटेजी रहेगा। तो मुझे भी यही लगता है कि 45,500 के रेंज में अगर गोल्ड मिलता है तो वहां पे पोजिशनली बाइंग बनता है। फिर से आपको रेट्स जो है 47,000 या 47,500 तक का रेट जो है देखने को मिल सकता है एक महीने के दौरान। तो मुझे लगता है कि 45,500 का रेट तक का एक बेरिश ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो वहां पे एंटर करना चाहिए बाइंग साइड में। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि पोजिशनली भी गोल्ड में बाइंग का मौका बनेगा लॉन्ग टर्म के लिए, और इंट्राडे में आपने गोल्ड में बिकवाली की राय दी। तो वंदना जी, क्या इंट्राडे ट्रेडर को आप भी गोल्ड सेल करने की राय देंगी? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे मैं वेरी वेल एक्सप्लेन बाय सुनील जी यहाँ पे कि गोल्ड के बारे में क्या करना है। मेरी राय भी यहाँ पे सेम रहेगी, मैं सहमत हूँ, क्योंकि आप देखिए धीरे धीरे जो डेटा है ना वो पॉजिटिव आने शुरू हो गया। पीएमआई का चाइना का पीएमआई डेटा मई में 55 आया जो कि 44 था अप्रैल में, तो ये बहुत बड़ा जंप है। यहाँ पे इंटरनेशनल एयरलाइंस इंडिया से खुल रहे हैं, तो धीरे धीरे जो मार्केट है ये पॉजिटिव न्यूज जो है वो ज्यादा अभी देख रही है आते हुए। और दूसरी तरफ ये कि डॉलर इंडेक्स जो कि एक बार 98 को भी तोड़ा, वहां पे थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लग रहा है। तो चीजें शॉर्ट टर्म में अगेंस्ट द गोल्ड है और मुझे लग रहा है कि करेक्शन थोड़ा यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेल करके चलना चाहिए। 46,050 के लेवल पे भी अगर हम सेल करते हैं तो 45,800 तक के जो प्राइसेस हैं वो मुझे लग रहा है कि आज से कल तक देखने में मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो 46,200 का यहाँ पे लगा के चलना होगा। ठीक है, तो ये राय आपकी है कि दोनों एक्सपर्ट आपको ये कह रहे हैं कि इंट्राडे में आप गोल्ड को बेच कर चलें। और आप देखिए जैसे हम गोल्ड के ऊपर बात कर रहे हैं, गोल्ड में गिरावट बढ़नी भी शुरू हो गई है और आप गोल्ड का मार्केट 46,000 के नीचे आ चुका है, इस वक्त ट्रेड कर रहा है 46,000 के नीचे। और दोनों एक्सपर्ट सुनील कटके जी और वंदना जी कह रही हैं कि आज के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप गोल्ड बेचें, लेकिन पोजिशनली आप गिरावट पर गोल्ड को बाई कर सकते हैं। ये बात हो गई गोल्ड की। अब बात करते हैं सिल्वर की, चांदी की। चांदी में कटके जी क्या व्यू बन रहा है अभी? इस भाव पर क्या ट्रेड लेना चाहिए चांदी में? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि चांदी भी गोल्ड का ट्रेंड फॉलो कर सकता है इंट्राडे में।
क्योंकि ग्लोबल रिसेशन का जो फियर है वो बेस मेटल पे भी हावी हो सकता है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। हालांकि हमने देखा कि चांदी इस महीने में गोल्ड को आउट परफॉर्म करके अच्छा खासा 51,000 तक का रेंज भी हमने देखा है, बट अभी फिर से हमको रेट जो है गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये मोमेंटम शिफ्ट जो है मुझे लगता है कि आज के लिए भी एक थोड़ा 500-600 रुपए का करेक्शन और देखने को मिल सकता है। तो चांदी में 48,500 के रेंज में एक सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। 49,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 47,700 से लेके 47,500 का इंटरडे में टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, चांदी पर वंदना जी आपका क्या कमेंट है? आप एग्री करती हैं सुनील कटके से? जी मिथुन जी, मुझे भी लग रहा है यहाँ पे कि चांदी में करेक्शन यहाँ पे ड्यू है और मेरे ख्याल से यहाँ पे सिल्वर में अगर हम सेल करके चलते 48,395 के करीब भी अगर हम सेल करते तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 47,750 तक इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 48,650 रुपए का लगाना होगा और मुझे लग रहा है कि ये दोनों ही कमोडिटी में आज और कल के ट्रेडिंग सेशन में दोनों में ही हम करेक्शन आते हुए एक बार देख सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर इन दोनों कमोडिटी में एक बार करेक्शन बढ़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं कच्चे तेल की। क्रूड में एक अच्छी तेजी बनी है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अब मार्केट उस लेवल से एक जंप लगाने को तैयार नहीं दिख रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? हालांकि एक ओपेक की महत्वपूर्ण बैठक अभी सामने है और उस बैठक में क्या फैसला होगा आगे उत्पादन कटौती की रणनीति को लेकर, इसको बाजार बहुत क्लोजली देख रहा है। तो ऐसे में कटके जी क्या करना चाहिए? क्या क्रूड में अभी थोड़ा रुकना चाहिए, एक करेक्शन आ जाए तब बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए, या आपको लगता है कि डरने घबराने की जरूरत नहीं है और तेल के दाम बढ़ेंगे और बाई कर लेना चाहिए जो लेवल अभी दिख रहा है मार्केट में उस पर? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है क्रूड ऑयल में थोड़ा करेक्शन ड्यू है, क्योंकि हमने देखा है 2200 के भाव से तकरीबन 2900 के भाव तक देखे हैं। कल भी तेजी में ओपन हुआ था बट क्लोजिंग तक हमने देखा तकरीबन 100 रुपया करेक्ट होकर क्लोज हुआ था। तो मुझे लगता है कि इन्वेंट्रीज जो आई कल की वो तकरीबन 2 मिलियन बैरल तक का डाउन आया था एक्सपेक्टेशन से, बट उससे पहले हफ्ते का हम देखें तो तकरीबन 8 मिलियन बैरल तक का सरप्लस में इन्वेंट्री आया हुआ था। तो मुझे लगता है जो प्रोडक्शन कट की बात हो रही थी सऊदी अरेबिया से, तो जुलाई से जो रशिया जो प्रोडक्शन कट एक्सटेंड करने की बात हो रही है, उसका जो इम्पैक्ट है ऑलरेडी हमको प्राइसेस में देखने को मिल चुका है, जिसकी वजह से हमने देखा कि तकरीबन $37 तक का WTI क्रूड हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। बट अभी मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है नियर टर्म में, क्योंकि दो चीजें यहाँ पे देखने की जरूरत है कि जो प्रोडक्शन कट की जो बात की है आगे चल के उसको कितना निभाएंगे जो प्रोड्यूसर्स है, उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। और जो सप्लाई जो है वो सरप्लस में बढ़ने की भी एक आशंका है, और कोरोना का सेकेंड वेव आता है तो उसका भी एक जो है खतरा मंडरा रहा है। तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में 2780 या 2800 के रेंज में बिकवाली करनी चाहिए इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से। 2810-820 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और मुझे लगता है इंट्राडे में 2710 या 2700 तक का रेंज जो है क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कच्चे तेल में गिरावट थोड़ी बढ़ेगी और 2700 के टारगेट के लिए आप क्रूड में बिकवाली कर सकते हैं, इस पर आप नजर रखिए। और क्रूड के दाम अभी कुछ और कम होने वाले हैं। इस वक्त मार्केट 2765 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यानी 60 से 65 रुपए की गिरावट की गुंजाइश है कच्चे तेल में। इस लेवल को ध्यान में रखकर आप शॉर्ट करके कच्चे तेल में ट्रेड कर सकते हैं। नेचुरल गैस में वंदना जी क्या किया जाए? क्या वहां पर कोई ट्रेड इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है? मृत्युंजय जी, धीरे धीरे वहां पे हम अपसाइड आते हुए देख रहे हैं नेचुरल गैस में। पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि एक ग्रेजुअल यहाँ पे अपसाइड है। दूसरी चीज ये यहाँ पे नेचुरल गैस में कि आने वाला 2 हफ्ता जो है ये कंपैरेटिवली वार्मर रहेगा यूएस में, तो कंजम्पशन जो है वो यहाँ पे बढ़ने की उम्मीद है। और ईज ऑफ लॉकडाउन के बाद अगर रेस्टोरेंट्स वगैरह भी वहां पे खुल रहे हैं धीरे धीरे, तो यहाँ कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ेगा नेचुरल गैस में। मेरे ख्याल से यहाँ पे बाय में बने रहना चाहिए, 138 के लेवल पे बाय करना चाहिए, 142.5 का एक टारगेट लेके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 136 रुपीज का। ओके, ठीक है, तो ये रहा आपकी नेचुरल गैस के ऊपर। अब बात करते हैं बेस मेटल की। मेटल में सुनील जी आपको आज के लिए क्या ट्रेड दिख रहा है, और पोजिशनरी कोई ऐसा काउंटर जो आपको लगता हो कि ट्रेड के लिहाज से ठीक है? जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि आज के लिए कॉपर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कॉपर में थोड़ा करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने रिसेंटली एक अच्छा रैली देखा हुआ है।
कॉपर अगर हम देखें तो एक महीने के दौरान 400 के रेंज में ट्रेड हो रहा था, अभी तकरीबन 425 तक का हमने देखा, तो आज 422 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है जो यूएस चाइना का जो रिलेशनशिप है ऑल टाइम लो पे है, जो यूएस में जो अनरेस्ट है, सिविल अनरेस्ट जो हम देख रहे हैं उसका हो गया, या तो इवन जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना के जो बात हो रहा है, तो उससे मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन जो है प्रेशर बेस मेटल पे बना रह सकता है। तो कॉपर को इंट्राडे में 422 के रेंज में बेचा जा सकता है और 424 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 418 तक का जो है रेंज इंट्राडे में हमें देखने को मिल सकता है कॉपर में। अगर पोजिशनली बात करें तो मुझे लगता है जो दो कमोडिटीज हैं जो बहुत ज्यादा अनटच्ड हैं, जैसे एल्यूमिनियम है और लेड है, वो बॉटम्ड आउट है। तो पोजिशनली मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम और लेड में थोड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये दो काउंटर ऐसे हैं जहां पे धीरे धीरे डिमांड बढ़ने की जो अनुमान है जो आने वाले समय में देखने को मिलेगा, जो कि अभी तक प्राइस में आउट परफॉर्म नहीं किए हैं, जैसे कॉपर या निकल ने आउट परफॉर्म किया है। ओके, ठीक है, तो ये आपने अच्छे से समझाया कि अभी मेटल में करना क्या है। वंदना जी, आपकी कोई टॉपिक मेटल में? जी, यहाँ पे लेड और एल्यूमिनियम हम कह सकते हैं कि लैगर्ड था इस काउंटर में और इन्होंने रैली बहुत ज्यादा पकड़ी नहीं थी यहाँ पे। मेरे ख्याल से यहाँ पे लेड में बाइंग करके चलना चाहिए, 135 रुपीज से बाइंग करना चाहिए। थोड़ा पोजिशनल ट्रेड होगा ये, 140 रुपए का यहाँ पे मैं टारगेट देना चाहूंगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे 132 रुपीज का होना चाहिए और मुझे लग रहा है कि एक बार अगर निकल में भी 953 के करीब आता है तो वहां पे बाइंग करके चल सकते हैं, 963 का टारगेट रख सकते हैं और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो 948 का होना चाहिए। जिस तरीके से थोड़ा ऑप्टिमिज्म चाइना से आ रहा है उससे ये बूस्टअप मिल सकता है बेस मेटल काउंटर को। हालांकि जो अदर हाफ है, जो बायर्स है, वो यहाँ पे अभी एब्सेंट है मार्केट से, तो थोड़ा जो रैली इसमें अगर बेस मेटल में अगर होता है यहाँ पे तो वो केप्ट यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, ओके, और अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको एक बड़ी खबर बताने वाले हैं, खास करके चना खरीद को लेकर एक बड़ा ऑर्डर जारी हुआ है। इस पर हम बात करेंगे, इसका क्या इंपैक्ट होगा ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। और जो खबर सबसे पहले हमने आपको बताई थी उस खबर पे लगातार मुहर लग रही है और अब ताजा खबर यह आई है कि मध्य प्रदेश में तिवड़ा यानी खेसारी मिश्रित चना खरीदने को लेकर ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। जो एजेंसियां खरीद रही है वहां पर उन एजेंसियों को यह ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि 2% तिवड़ा मिला हुआ चने की खरीद शुरू कर दी जाए। इससे मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इस खबर को आप समझिए, बहुत महत्वपूर्ण खबर इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश के कई जिलों में जो चने की खेती होती है उसमें तिवड़ा का मिश्रण हो जाता है, खेतों के चारों तरफ वो लगा होता है और जब तिवड़ा मिश्रित और मिला हुआ चना जब किसान बेचने मार्केट में जाते हैं तो उसको बहुत कम भाव बताया जाता है उसका, क्योंकि ये माना जाता है कि तिवड़ा जो है वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, लिहाजा वो अगर मिक्स है चने में तो वो चना ठीक नहीं माना जाएगा क्वालिटी के लिहाज से। ऐसे में किसानों को बहुत कम भाव ऑफर किया जाता है और किसानों को बहुत नुकसान होता है और किसानों के लिए तिवड़ा को निकालना भी चने से उतना आसान नहीं होता है, लिहाजा किसानों को औने पौने दाम पर चना बेचना होता था। लेकिन इस फैसले के बाद अब किसान एमएसपी के भाव पर ही तिवड़ा मिला हुआ चना भी बेच पाएंगे। ये एक बड़ी राहत की बात दी गई है। केंद्र से इसकी मंजूरी एमपी सरकार ने मांगी थी, उसकी मंजूरी मिल गई और अब ये खरीद एजेंसियों को ये ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है और कहा है कि एक एक दाना किसानों का खरीदा जाएगा और 30 जून तक खरीद की जाएगी। इसको लेकर के भी ऑर्डर यहां पर जारी कर दिया गया है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एग्री एक्सपर्ट राकेश धारीवाल जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं इस ऑर्डर के जारी होने का? पृथ्वी जी, इस ऑर्डर का जारी होने से एक तो सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि किसानों के हित में इस अभी बहुत आर्थिक हालात देश में किसानों के भी ठीक नहीं है, कोरोना काल से देश जूझ रहा है और बाजार में जो चना है वो अभी भी एमएसपी से 800,000 रुपये लगभग सभी जगह पे पूरे देश में बिक रहा है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने जो तिवड़ा मिक्स चने का जो खरीदने का जो निर्णय किया है, इसकी जितना स्वागत किया जाए, बुरी प्रशंसा की जाए उतनी कम है कि ये किसान कोई जबरदस्ती इसमें मिक्सिंग नहीं करता है, ये उसके साथ खेत में फसल के साथ ही आ जाता है और इसका यदि 1 या 2% तक यदि इसका उपयोग किया, जैसा कि हेल्थ एजेंसी ने भी बताया,
तो स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, उल्टा कई बार तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता है, क्योंकि जिस तरह ये जहर टाइप जो हल्का सा जाता है शहर में, तो पेट में कीड़े वगैरह भी वो साफ कर देता है, तो उसके लिए भी ये फायदा ही है। तो ये सरकार के निर्णय का तो स्वागत किया जाना चाहिए मृत्युंजय जी, बहुत बहुत। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं कि क्या इस फैसले के बाद जो दाल मिले हैं मध्य प्रदेश की, उनको चना मिलने में दिक्कत होगी? क्योंकि अब तो एमपी सरकार ने कहा है कि एक एक दाना हम खरीदेंगे, तो अब अगर सारे चने की खरीद एमएसपी पर होगी तो प्राइवेट प्लेयर्स को कहां से चना मिलेगा? मृत्युंजय जी, जो बाजार में जिस हिसाब से वातावरण बना हुआ है, तो दाल मिलों को निश्चित ही दिक्कत आएगी, पर जब ये सरकार जब वापस माल बेचती है तो वो माल दाल मिलों को मिलता है, तो उस माध्यम से दाल मिलों को इसका जो नुकसान है वो उस समय भरपाई हो जाती है। इसलिए अभी इस सीजन में भी हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आए, पर आगे उनको बहुत ज्यादा प्रोक्योरमेंट, क्योंकि सरकार खुद तो ये माल बेच नहीं पाएगी, वो तो आखिर माल दाल के लिए मिलों को ही देगी, तो कोई उनको बहुत लंबे समय में कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, पर तात्कालिक थोड़ा दिख सकता है, पर ऑलरेडी 1000 रुपये नीचे चल रहा है, तो किसानों के साथ तो कुठारा घात ही है मृत्युंजय जी। तो आप लोगों का क्या अनुमान है? एमपी में चूंकि 11 लाख टन से ज्यादा का टारगेट तय किया गया है, और हालांकि हमने जब बात की थी एमपी के कृषि मंत्री से, तो उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो और ज्यादा चना भी खरीदा जाएगा, और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि एक एक दाना खरीदा जाएगा। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितना प्रोक्योरमेंट हो पाएगा एमपी में चने का? ये शिवराज सिंह जी की जो सरकार है वो बड़ी किसान हितैषी सरकार रही है, उसके आगे भी जो निर्णय रहे हैं वो किसानों के बहुत ही हित में रहे हैं, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि ये सरकार किसानों का सारा माल खरीदेगी, क्योंकि बेचारे इस बार बहुत तकलीफ में जूझ रहे हैं चने के, तो उनका कुछ सरकार इस कदम से उनको बहुत फायदा होगा, ऐसी हमारी तो सारा चना खरीदना चाहिए, हम भी सरकार से अनुरोध करते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी राय देने के लिए, बताने के लिए कि इसका कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। तो आप कह रहे हैं कि एक बड़ा इंपैक्ट होगा, किसानों को अच्छा भाव मिलेगा, और जो चिंता किसानों की थी कि उन्हें कम भाव मिलेगा, वो चिंता अब दूर होती हुई यहां पर दिख रही है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। वंदना जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मृत्युंजय जी, सिल्वर में यहाँ पे सेल करके चलना चाहिए। 48,395 के करीब अगर सेल करते हैं तो उनको टारगेट रखना चाहिए 47,750 का। जो स्टॉप लॉस लगाना वो होगा 48,650 रुपए का। ठीक है, आपकी कॉल। मुझे लगता है कि कॉपर में 422 के रेंज में सेल करना चाहिए। कॉपर में 424 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 418 से लेकर 416 का टारगेट किया जा सकता है। आपकी आखिरी कॉल वंदना जी। मृत्युंजय जी, कैस्टर में यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए। 3710 रुपए पे बाय करना चाहिए। 3790 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 3670 रुपए का। ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका, और सुनील कटके जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास शो रोड टू रिकवरी। नमस्कार।